हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। कई सारी टर्म्स यहाँ पे यूज़ होती है और उन्हीं का मीनिंग हम समझने वाले हैं। मेरे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने वीडियो का जो रिजोल्यूशन है वो आप चेंज कर लें, इसे फुल HD में देखें ताकि आपको बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीज़ें दिखे। आपको कुछ नहीं करना है, अपने वीडियो पे क्लिक करके टॉप राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स दिखेंगे या सेटिंग में जा करके आप अपने वीडियो रिजोल्यूशन को जो बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब कम कर देता है उसको बढ़ा करके 1080 कर लें। उसी के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बोर्ड पे लिखे हुए सारे कंटेंट साफ साफ दिखेंगे और तभी आप इसको क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक, तो हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, पहले मतलब समझे कैपिटल एम्प्लॉयड का। बिजनेस में जो टोटल लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड लगा है उसी को हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसे कैलकुलेट करने के कितने तरीके होते हैं उसको समझने से पहले हम एक बैलेंस शीट देखते हैं और किस किस तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं वो समझते हैं। तो ध्यान दें इधर कि हमारे पास एक बैलेंस शीट है। ये कंपनी की एक बैलेंस शीट है। इधर लिखते हैं हम लोग लायबिलिटीज और अमाउंट और असेट्स और अमाउंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो लायबिलिटीज साइड हम लिखते हैं, मान लो कंपनी के 5000 इक्विटी शेयर हैं और एक शेयर 10 का, तो 50,000 कंपनी की हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल। 5,000 8% प्रेफरेंस शेयर है 10 का एक, तो ये हो गई 50,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 50,000 कंपनी ने कहाँ से लगाए, इक्विटी शेयर कैपिटल से। 50,000 लगाए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका भी अमाउंट है लगभग 50,000 रुपीज़। तो कंपनी के पास कितने रुपए हो गए, 1.5 लाख रुपए। उसके बाद आती बात लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें एक होता है डिबेंचर्स। मान लो कंपनी के पास 8% डिबेंचर्स हैं 1 लाख रुपए के, और कंपनी ने लोन ले रखा है 9% पे लोन है, कंपनी ने ले रखा है, वो भी ले रखा है 1 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए कंपनी के पास लोन से है। ये हो गया शेयर होल्डर का पैसा, ये हो गया आउटसाइडर्स का यानी लॉन्ग टर्म लोन्स का पैसा। और तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में आते हैं बात तो क्रेडिटर्स। कंपनी के 30,000 के क्रेडिटर्स हैं। बिल्स पेबल 15,000 के बिल्स पेबल है और 5,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ये कंपनी को लायबिलिटीज पे करना है। ठीक, तो लॉन्ग टर्म फंड्स में शेयर होल्डर का पैसा होता है, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा होता है, लॉन्ग टर्म लोन का पैसा होता है और करंट लायबिलिटीज। असेट साइड बात करते हैं अपन, तो एक कंपनी के पास होती है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट में क्या क्या आता है, मान लो कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग है 80,000 रुपये की, प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 रुपये की। ठीक, उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग से 50,000 का, तो 2,50,000 तो ये हो गए। अब करंट असेट है कंपनी के पास। करंट असेट में क्या क्या है, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक। कंपनी के पास 60,000 का स्टॉक है, 50,000 के डेटर्स हैं और कैश और बैंक बैलेंस है कंपनी के पास 40,000 रुपये का। तो 6 1,50,000 ये हो गए और 2 2.5 लाख ये हो गए, 2.5 3 4 लाख रुपये हो गए। इधर हम बात करें तो 1.5
और 50 दो, दो और एक 3 और एक 4 लाख रुपए हो गए। हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 20,000 रुपये। और एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ पे, फिक्टिशियस असेट। ठीक है, फिक्टिशियस असेट में क्या आता है, वो खर्चे जो कंपनी के इशू करते समय हुए, जिसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो मान लो कंपनी ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए थे और वो थे 20,000 रुपये के, ये फिक्टिशियस असेट है। ये एक्चुअल में कोई असेट होती नहीं है, इसको बेचोगे तो कुछ भी पैसा नहीं आएगा क्योंकि इसको बेच नहीं सकते। टोटल अगर हम बात करें तो दोनों तरफ कितनी आ रही है, 1.5 और 50, 30 40 50, 1.5 और 50, 2 2 और एक 3 और एक 4, टोटल इधर भी आ रहा है कितना रुपए, 4 लाख। और इस साइड भी कितना आ रहा है, ये हो गया 2,50,000 और 50, 3 लाख, 3 लाख और एक 4 लाख रुपए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये तो हमने बैलेंस शीट बना दी। अब हम मीनिंग समझते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक है, बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में टोटल मिला के लॉन्ग टर्म सोर्सेस से कितना पैसा लगा है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, लॉन्ग टर्म सोर्सेस से लगने वाले फंड की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग समझते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, बिजनेस में कितना पैसा लगा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल फिक्स असेट, टोटल फिक्स्ड असेट्स प्लस टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज, टोटल करंट लायबिलिटीज। देखो फिक्स असेट कितने की हो गई, 1,20,000 प्लस 80, 2,50,000 की हो गई टोटल फिक्स असेट। सर 2,50,000 की टोटल फिक्स असेट। ठीक, करंट असेट की बात करें तो 6 और 5 11 और 2 13, 1,30,000 की क्या हो गई टोटल करंट असेट। इसको नहीं लेंगे, ये फिक्टिशियस असेट है, इसको बेच नहीं सकते, इसको बेच के कुछ पैसा नहीं आएगा। ये तो कंपनी ने जैसे डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करे या कंपनी स्टार्ट होने के पहले जो खर्चे हुए वो सारे काय में जाते हैं, वो एक एक्सपेंस होते हैं जिसको हम असेट मान लेते हैं और हर साल थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। इसलिए इसको अभी हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, इसमें से थोड़ा थोड़ा P&L में हर साल ट्रांसफर करेंगे, एक दिन ये बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। ये कोई असेट नहीं है। अब करंट लायबिलिटीज कितनी है, 30 और 10 40 और 10 50,000 रुपये की क्या हो गई आपकी टोटल करंट लायबिलिटीज। ठीक, तो 250 प्लस 1,30, 2 और एक 3, 3,80,000 माइनस 50,000 कितना गया, 3,30,000। 3,30,000 आपकी क्या हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहला तरीका क्या हुआ, टोटल कर लो असेट्स का, उसमें फिक्टिशियस असेट को छोड़ दो, सारी असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। दूसरा तरीका, इसी कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का हम दूसरा मेथड भी देखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो वर्किंग कैपिटल समझते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, टोटल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल फिक्स असेट कितनी हो गई आपकी, 2,50,000, ये है टोटल फिक्स असेट। और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट, करंट असेट कितनी है, 6 और 5 11 और 2 13, 1,30,000 माइनस 50,000, 1,30,000 की करंट असेट माइनस 50,000 रुपये की करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये टर्म हो गई वर्किंग कैपिटल। तो भी टोटल कितना आएगा, 2,50,000 प्लस 1,30 में से 50 गए तो कितने बचेंगे, 80,000, 3,30,000। ये दूसरा तरीका हो गया।
तो आपको एग्जाम में अगर टोटल असेट दे दे तो टोटल असेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, या आपको दे दे टोटल फिक्स असेट और वर्किंग कैपिटल, तो दोनों को जोड़ दो तो भी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तीसरा अल्टरनेट, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होगा, तीसरा तरीका। अब ये हम इधर से चल रहे थे, इसमें से इसको माइनस कर रहे थे, या फिक्स असेट में करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज करके जोड़ रहे थे, यानी हम असेट साइड से चल रहे थे, तब वर्किंग कैपिटल कैसे निकाल रहे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल रहे थे। अब हम इधर से चलते हैं, तो इधर वर्किंग कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म से पैसा कहाँ से आया था, लॉन्ग टर्म से पैसा आया इक्विटी से, प्रेफरेंस से, रिजर्व से, डिवेंचर से, लोन से। ये तो शॉर्ट टर्म का है। इसको छोड़ के इन सबको जोड़ लेते हैं। क्या क्या जोड़ लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस डिबेंचर्स, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, इन सबको जोड़ दें। लेकिन ये सब जो पैसा लगा है उसमें से 20,000 तो फालतू चीज़ों में लगाया हुआ है, तो फिक्टिशियस असेट को क्या कर देते हैं अपन, माइनस कर देते हैं, फिक्टिशियस असेट्स माइनस कर देते हैं। तो देखो कितना है, 50,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 50,000 का रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों मिला के हो गए 1.5 लाख, प्लस 1 लाख का डिवेंचर, प्लस 1 लाख का लोन, ठीक, 1.5, 2.5, 3.5, और फिक्टिशियस असेट कितने की है, 20,000 की, वो माइनस कर दो तो भी क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो कितना आ जाएगा, 3,30,000। यानी किसी भी तरीके से निकालें तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकलेगी, 3,30,000। क्या क्या तरीका अपनाया अपन ने, एक तरीका अपनाया हमने कि ये सारी असेट्स ले ली, यानी लॉन्ग टर्म का पैसा इनमें ही लगाएं, या तो फिक्स असेट में लगा होगा या करंट असेट में लगा होगा। पर करंट असेट में कुछ पैसा किससे लगता है, करंट लायबिलिटीज से, तो इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, या फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, तो फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, इन दोनों का डिफरेंस वो जोड़ दो, दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका, हम इधर से नहीं चले, किधर से चले, इधर से चले तो टोटल लायबिलिटीज ले ली, कौन सी वाली, फिक्स वाली, शॉर्ट टर्म को छोड़ के लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को ले लो, और उसमें से क्या माइनस कर दिया, फिक्टिशियस असेट। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में से फिक्टिशियस असेट माइनस कर दो तो भी क्या आएगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिक्स असेट और करंट असेट जोड़ के उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो। तो वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या हुआ कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, लॉन्ग टर्म सोर्सेस, ये भी लॉन्ग टर्म है, 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 ये भी लॉन्ग टर्म, बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोर्सेस से कितना पैसा लगा है, तो टोटल कितना लगा हुआ है, 3.5 लाख। उसमें से 20,000 रुपये कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, फालतू चीज़ों में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में, ये फिक्टिशियस असेट में, तो 20,000 हटा दो, बाकी 3,30,000 तो बिजनेस में असेट्स में इन्वेस्ट हुआ है, ये हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये 3 तरीके आ गए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। अब इसी में एक टर्म और समझते हैं अपन, अगर आपसे बोल दे शेयर होल्डर्स फंड निकालो, क्या निकालना है, शेयर होल्डर्स फंड, तो ये पैसा किसका है, सभी लॉन्ग टर्म का है। पर क्या डिबेंचर का पैसा शेयर होल्डर का है, नहीं सर, डिबेंचर तो अपने आप में लायबिलिटी है और लोन भी अपने आप में लायबिलिटीज है, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं। बाकी शेयर होल्डर का पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर भी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी शेयर होल्डर है, और रिजर्व सरप्लस भी पैसा किसका है, शेयर होल्डर का। यानी इन तीनों को जोड़ लें और उसमें से क्या माइनस कर दें। या शेयर होल्डर फंड निकालना है तो जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल लॉन्ग टर्म का पैसा, इसमें हमने किस किस को जोड़ लिया था, डेट को भी जोड़ रखा है और लोन को भी जोड़ रखा है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, डेट को और लोन को माइनस कर दो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड थी 3,30,000, टोटल बिजनेस में लॉन्ग टर्म से लगे, उसमें से 1 लाख किससे लगे, डेट से, और 1 लाख किससे लगे, लोन से। तो 2 लाख रुपए हटा दो, बचे कितने, 1,30,000 रुपये। ये क्या आ गया, शेयर होल्डर का फंड। इसी को निकालने का दूसरा तरीका, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लो प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये तीनों पैसे किसके हैं? शेयर होल्डर के। उसमें से क्या माइनस कर दो? फिक्टिशियस असेट। तो शेयर होल्डर ने कंपनी में कितने पैसे लगाए? इक्विटी शेयर कैपिटल ने 50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ने 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस के 50,000, टोटल कितने लगे? 1.5 लाख। 1.5 लाख में से 20,000 रुपये तो काय में लगे? फिक्टिशियस असेट में। तो उन्होंने बिजनेस में कितने लगाए? 1,30,000। ये समझ में आ क्या? तो कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल फंड आता है, चाहे वो शेयर ने लगाया हो चाहे डिबेंचर से, यानी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से टोटल जितना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। और कैपिटल लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जो टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड में डिबेंचर का पैसा भी लेते हैं और लोन का भी लेते हैं, जबकि शेयर होल्डर फंड में डिबेंचर और लोन का काउंट नहीं करते। मतलब इन दो चीज़ों को हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर्स का फंड। अब ये शेयर होल्डर में आपके इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। तो अगर हम बात करें इक्विटी का फंड, अगर हमको किसका निकालना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी फंड। तो इस शेयर होल्डर फंड में किस किस का पैसा है? प्रेफरेंस का भी और इक्विटी का भी है। तो हम क्या कर दें? शेयर होल्डर का जो फंड है उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या कर दें? माइनस। प्रेफरेंस वालों का कितना पैसा है? 50,000। यानी 1,30,000 में से 50,000 तो प्रेफरेंस वालों के, तो इक्विटी वालों के केवल कितने रुपए लगे हुए हैं? 80,000। एक तरीका तो ये होगा। और इसी का अल्टरनेट इक्विटी फंड की बात करें या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ प्रेफरेंस को काउंट नहीं करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस के 50,000। तो 50,000 प्लस 50,000 माइनस फिक्टिशियस असेट कितना है? 20,000। तो ये कितना जाएगा? 80,000। इक्विटी शेयर वालों ने कितने पैसे लगा रखे हैं? 80,000। तो आई थिंक कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में, शेयर होल्डर फंड में और इक्विटी फंड में या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड में पूरा पैसा लेते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज का, शॉर्ट टर्म को छोड़ के लॉन्ग टर्म सोर्सेज का, जबकि शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म सोर्सेज में भी जो लोन की लायबिलिटीज हैं या डिबेंचर्स हैं उनको हटा के केवल शेयर होल्डर का पैसा लेते हो, तो उसमें इक्विटी का भी लेंगे और प्रेफरेंस का भी लेंगे। लेकिन जब केवल इक्विटी फंड की बात करेंगे तो फिर प्रेफरेंस का पैसा भी नहीं लेंगे, सिर्फ किसका? इक्विटी का और उसका प्रॉफिट और माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक, तो ये 3 टर्म्स क्लियर हैं। तो हम रिटर्न समझते हैं, रिटर्न कैसे निकालें। आगे बढ़ें। अब हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है? हमारी टोटल असेट कितनी है? 4 लाख। इसको भी हम कहीं लिख लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपकी टोटल असेट कितनी है। टोटल असेट में नोट कर लेता हूँ आपकी कितनी है? 4 लाख। ठीक, अब इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मान लो कंपनी का जो ईबीआईटी है, ईबीआईटी कैसे आता है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। मान लो कंपनी ने माल बेचा 3 लाख रुपए का, उसमें से कंपनी ने उसको खरीदा था वेरिएबल कॉस्ट, उसको खरीदने की कॉस्ट है 1 लाख रुपए, तो वो हट गया। 3 में से 1 लाख गए तो कंपनी के पास कितने बचे? 2 लाख। ठीक है, ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें से कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या माइनस कर देंगे अपन? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट जो भी है कंपनी की। मान लेते हैं कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 50,000 रुपये, तो कंपनी का क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। कंपनी ने कितने रुपए कमाए? 1,50,000 रुपये कमाए। ठीक, अब कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे थे। इसी केस में देखो डिबेंचर कितने के थे? 1 लाख के डिबेंचर, 1 लाख का लोन। तो कंपनी ने 2 लाख रुपए ले रखे हैं 8% पे। तो एक तो इंटरेस्ट देना ऑन डिबेंचर और एक इंटरेस्ट देना है ऑन लोन।
कितना परसेंट? 8%। तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर, 1 लाख का 8% कितना हो गया? 8,000। और लोन लिया था मान लो 9% से, तो 1 लाख का 9% कितना हो गया? 9। तो 1,50,000 में से ये EBIT में से आपने क्या दे दिया? इंटरेस्ट। टोटल 17,000 रुपये का आपने क्या दे दिया? इंटरेस्ट। तो आपके पास कितने बचेंगे? 3, और ये बचेगा 4 में से की जगह 3, 1,33,000 क्या जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या करा आपने? सेल में से माइनस करी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में से सेल में से माइनस करी वेरिएबल कॉस्ट, आ गया कंट्रीब्यूशन माइनस करी फिक्स कॉस्ट यानी ऑपरेटिंग खर्चे, तो क्या गया? EBIT। और EBIT में से दे दिया इंटरेस्ट, 8 और 9 17,000 रुपये का आपने दे दिया इंटरेस्ट। तो 1,50,000 में से आपके 8,000 और 9,000 रुपये माइनस हो गए, तो बचे 1,33,000, 1,33,000। अब इस पे क्या लग जाएगा? इस पे लगेगा टैक्स। मान लो कंपनी 30% टैक्स चुकाती है, तो जितना कमाया 1,33,000 उसमें से 30% आपने दे दिया टैक्स, तो 93,100। 1,33,000 का 30%, 39,900 आपको क्या लग गया? टैक्स। इसको माइनस करेंगे तो जो बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? 93,100। तो आपने 3 जगह से पैसा लाए थे, लोन से, डिवेंचर से, तो लोन और डिवेंचर का तो हमने दे दिया। अब ये जो पैसा बचा ये किसके लिए है? ये अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो किसके लिए है? फॉर शेयर होल्डर्स। इसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की रेट क्या थी? जो भी रेट हो क्वेश्चन में, मान लेते अपन 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने के थे? 1 लाख। 1 लाख का 8% कितना ब्याज देना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? 8% से 8,000 रुपये, यानी इसमें से हमने 8,000 रुपये और दे दिए प्रेफरेंस शेयर को, तो बचे कितने? 85,100। ये किसके लिए बचा? ये आ गई अर्निंग फॉर इक्विटी। इसको क्या बोलेंगे? अर्निंग फॉर इक्विटी। इक्विटी वालों ने कितना पैसा कमाया। ठीक है। अब कौन कौन से फॉर्मूलेज आपसे पूछे जाते हैं? ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूलेज हमसे पूछे जाते हैं और क्या क्या निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग हमको समझ में आ गया कि टोटल लॉन्ग टर्म सोर्सेस से जितना पैसा इन्वेस्ट होता है वो। फिर हमको शेयर होल्डर फंड का मतलब समझ में आ गया कि शेयर होल्डर का बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट है वो। ठीक, अब हम एक एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं अपन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको बोलते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी टोटल फंड लगा के जितना पैसा कमाया। देखो ये पैसा है जो तीनों में बटेगा, डिबेंचर को भी देना है, टैक्स भी देना है, प्रेफरेंस वालों को भी देना है। ठीक है, ये जो पैसा है ये तीनों का है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था? 3,30,000। और 3,30,000 लगा के कमा कितने रहो? 1,50,000, यानी 1,50,000 रुपये कमा रहे हम 3,30,000 रुपये लगा करके। तो 100 रुपये लगाते तो कितना कमाते? सिंपल फॉर्मूला है ना। 1,50,000 कमा रहे हम 3,30,000 रुपये लगा के, तो 100 रुपये लगाते तो कितना कमाते? इट इज़ 45.45%। 45.45%। ये क्या गया आपका? टोटल कैपिटल लगा के आपने कितना पैसा कमाया। इट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरी बात करें रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर ने कितना पैसा कमाया? सर ये कमाया था EBIT तीनों ने, उसमें से इंटरेस्ट का दे दिया। अब ये जो पैसा बचा ये शेयर होल्डर का, लेकिन इस पे क्या लग गया? टैक्स। तो टैक्स देने के बाद कितना बचा? ये पैसा किसका है? शेयर होल्डर का। या तो ये प्रेफरेंस को मिलेगा या इक्विटी को, दोनों ने मिलके कितना कमाया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड
इंटू 100, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है 93,100 रुपीज़ आपने कमाए, और शेयर होल्डर ने कितने पैसे लगाए थे 1,30,000 रुपये लगाए थे। तो 100 रुपये लगाते तो कितना कमाते 93,100 डिवाइड बाय 1,30,000 इंटू 100, 71.61%। ये किसका आ गया रिटर्न शेयर होल्डर का। अब ये शेयर होल्डर मतलब इसमें इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी, दोनों शेयर होल्डर ने मिला के जो कमाया वो 71% कमाया। अब थर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, ROE है ना, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो इक्विटी वालों ने कितना कमाया, ये अर्निंग फॉर इक्विटी, ये अर्निंग इक्विटी, ये टोटल की थी, उसमें से प्रेफरेंस की हटा दी तो किसकी आ गई इक्विटी की। तो अर्निंग फॉर इक्विटी क्या फॉर्मूला आ जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। तो इक्विटी वालों ने कितना कमाया 85,100 रुपीज, ये मिले इक्विटी वालों को। और इक्विटी वालों ने पैसा कितना लगाया था, इक्विटी वालों का इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये, 80,000 रुपये लगा करके 85,000 रुपये कमा रहे हैं। तो ये तो 100% से भी ज़्यादा हो क्या, 85,100 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 100, ये हो गया 106%, 0.37%। तीनों का मीनिंग समझ में आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब सबने मिलके कितना कमाया, तो 45% सबको मिला। फिर केवल शेयर होल्डर को कितना मिला, शेयर होल्डर को 71% मिला, और केवल इक्विटी को कितना मिला 106%। एक फॉर्मूला और यूज होता है यहां पे, रिटर्न ऑन टोटल असेट, या इसको रिटर्न ऑन असेट भी बोलते हैं, ROA। ठीक है, ये क्या होगा, टोटल कंपनी की असेट कितनी थी 4 लाख रुपए, इस 4 लाख में से 20,000 की तो क्या थी फिक्टिशियस असेट थी। 4,000 में से 20,000 रुपये तो कोई असेट ही नहीं है, वो तो क्या है फिक्टिशियस असेट। तो असेट कितनी लेंगे, इसमें से 20,000 फिक्टिशियस असेट हटा के एक्चुअल में कंपनी के पास असेट कितने की है 3,80,000 की, यानी EBIT डिवाइड बाय टोटल असेट्स इंटू 100। तो आपकी EBIT कितनी है 1,50,000, और टोटल असेट 4 लाख, लेकिन 20,000 तो फिक्टिशियस है, तो बचे कितने 3,80,000 पे 1,50,000 कमा रहे हो, तो 100 रुपये लगा के कितने कमाते हैं 1,50,000 डिवाइड बाय 3,80,000 इंटू 100, तो ये आ गया 39.47%। आई थिंक कि चारों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, टोटल लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, चाहे वो डिबेंचर से हो, चाहे लॉन्ग टर्म लोन से हो, चाहे इक्विटी से हो, चाहे प्रेफरेंस से हो, कहीं से भी मिला के टोटल फंड कितना आया उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और लॉन्ग टर्म का लेना है, शॉर्ट टर्म का नहीं लेना है। ठीक, तो 3 तरीके हो गए उसके, टोटल असेट्स एक्सक्लूजिंग फिक्टिशियस असेट, उसको नहीं जोड़ना है, सारी असेट्स लेना है फिक्टिशियस को छोड़ के, टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटीज पहला तरीका। दूसरा क्या हुआ, टोटल असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होती है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों को जोड़ लो तो भी आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और तीसरा हमने क्या देखा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस डिबेंचर्स प्लस लोन माइनस कर दो फिक्टिशियस असेट, तो भी क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी लॉन्ग टर्म का सोर्सेस। इस लॉन्ग टर्म के सोर्सेस में आपके 2 पैसे जुड़ गए, काय के जुड़ गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन और डिबेंचर। तो लोन डिबेंचर को हटा दे तो उसके जो पैसा बचेगा वो किसका बचेगा, शेयर होल्डर फंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में से प्रेफरेंस का भी हटा दो तो जो बचेगा वो क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। जब टोटल एसेट की बात करेंगे तो फिक्टिशियस एसेट को छोड़ करके, ये चारों फॉर्मूले आई थिंक आपको क्लियर कर देंगे आपके कंसेप्ट। तो आज हम यही देखते हैं, आज के वीडियो में हम लोग इतना सीखते हैं, ये 4 फॉर्मूलेज और इसमें बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें।